हेलो दोस्तों, माइस्ट्री नोट्स में आपका स्वागत है। और अगर आप मेरे पेज पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो तो सिंपल ही है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं का योगदान। तो इस पर हम खाली यही देखेंगे कि जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन चले उनमें महिलाओं ने क्या क्या योगदान दिया, कैसे उन्होंने अपनी स्थिति को सुधारा, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। 19वीं सदी का उत्तरार्ध वह समय था जब समाज के सभी समूहों ने अपने आप को एक भारतीय राष्ट्र का हिस्सा मानकर स्वराज प्राप्ति के लिए संघर्ष किया। हालांकि उससे पहले भी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध काफ़ी विद्रोह सामने आए थे, परंतु 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक ऐसा मील का पत्थर साबित हुई जिसने भारतीय राष्ट्रवाद को मजबूत मंच प्रदान किया। गांधी जी की अगुवाई ने स्वतंत्रता संघर्ष को सभी वर्गों व जातियों के लिए एक सार्वजनिक मंच बना दिया। आज़ादी की लड़ाई के विभिन्न चरणों जैसे स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इन आंदोलनों में विभिन्न समुदायों और वर्गों जैसे उच्च, मध्यम, शहरी, ग्रामीण, मुस्लिम, दलित और आदिवासी वर्ग की महिलाओं ने भारी संख्या में भाग लिया। उन्होंने न केवल राष्ट्रीय आंदोलन न केवल मजबूत बनाया बल्कि उसमें महिलाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दे और प्रश्न भी साथ लेकर आई। महिलाओं को पहली बार सार्वजनिक गतिविधि में भाग लेने का अवसर मिला तथा इसके लिए उन्हें पुरुष संरक्षकों की भी सराहना प्राप्त हुई। इसका वास्तविक कारण यह था कि आंदोलन को कभी भी राजनीतिक माना ही नहीं गया। इसे एक धार्मिक मिशन के रूप में देखा गया तथा स्वतंत्रता संघर्ष को देश पूजा माना गया। जिस प्रकार पूजा में शक्ति का आह्वान किया जाता है और स्त्री शक्ति का प्रतीक मानी गई है, इसलिए महिलाओं को शक्ति का रूप मानकर राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल किया गया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्त्रियों की राजनीतिक भागीदारी लगातार बढ़ती गई। महिलाओं ने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष हर तरीके से आंदोलन को समर्थन दिया। इन्होंने घरेलू भूमिका में रहते हुए बच्चों और पुरुषों को इस आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। अतः महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में भाग लेने के लिए प्रेरित तो किया गया, परंतु उस पर घरेलू क्षेत्र की सीमाओं में रहने की हिदायत भी दी गई। राष्ट्रीय आंदोलन में स्त्री वर्ग ने अपने सामाजिक तथा पारिवारिक कर्तव्यों के साथ ही सहभागिता को निभाया। इस दौरान महिला मुक्ति के प्रश्न उठने लगभग कम हो गए, क्योंकि सभी ब्रिटिश शासन से मुक्ति का सपना देख रहे थे। इसी बीच 1905 में ब्रिटिशों ने बंगाल प्रांत का विभाजन कर दिया। बंग भंग विरोधी तथा स्वदेशी आंदोलन। 1905 में अंग्रेजों के बंगाल विभाजन के इस निर्णय का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा संपूर्ण देश के राष्ट्रवादियों ने जबरदस्त विरोध किया। बंगाल के जमींदारों, व्यापारियों, वकीलों, छात्रों, गरीबों के साथ साथ स्त्रियां भी इसमें उठ खड़ी हुई। वंदे मातरम का गीत इस संदर्भ में गाया गया, जो आगे संपूर्ण स्वतंत्रता संघर्ष में राष्ट्रगीत बन गया। पत्र पत्रिकाओं, सभाओं व महिला संगठनों के माध्यम से महिलाओं को आंदोलन में शामिल करने हेतु प्रेरित किया गया। निजी व सार्वजनिक क्षेत्र में भेद के कारण स्त्रियों ने परिवार व परिचित लोगों में देशभक्ति की भावना को भरने का प्रयास किया। भाई बहन के पवित्र त्यौहार रक्षाबंधन को बंग भंग विरोधी आंदोलन में अनूठे रूप में प्रयोग किया गया, जिसमें बंगाली हिंदू व बंगाली मुस्लिमों ने एक दूसरे के हाथों में राखियां बांधी। इसके अलावा स्वदेशी और बहिष्कार इन्हीं में से एक तरीका था। विदेशी वस्तुओं, सरकारी विद्यालयों, महाविद्यालयों, न्यायालयों, सरकारी नौकरियों व कानून का बहिष्कार किया गया। इस आंदोलन की एक महत्वपूर्ण बात इसमें स्त्रियों की सक्रिय भागीदारी थी। शहरी मध्य वर्ग की महिलाएं जुलूसों और धरनों में शामिल हुई तथा इसके बाद से राष्ट्रवादी आंदोलन में महिलाएं बराबर सक्रिय रही। विद्वान शेखर बंदोपाध्याय के अनुसार स्वदेशी आंदोलन में स्त्रियों की जो भी भागीदारी रही वह वास्तव में राष्ट्रवादियों द्वारा स्वीकृत लैंगिक विचारधारा के दायरे में रही, जो घर को स्त्रियों के वैध कार्य क्षेत्र के रूप में पेश करती है। स्त्रियों ने ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया और स्वदेशी का उपयोग किया। अपनी कांच की चूड़ियाँ तोड़ी और प्रतिरोध के रूप में रसोई बंद दिवस मनाया। इन गतिविधियों के अलावा महिलाओं ने स्वदेशी मेला लगाना शुरू किया।
सरला देवी चौधरानी ने लक्ष्मी भंडार खोला, जिसमें सिर्फ स्वदेशी वस्तु ही बेची जाती थी। नानी बाला देवी भी सक्रिय महिलाओं की इस श्रेणी में शामिल है, जिन्होंने क्रांतिकारियों को शरण दी, खुद भूमिगत भी रही और पेशावर में पकड़ लिए जाने के बाद कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए सजा भी भुगती। इसी तरह बंगाली सुंदरी देवी, कैलाश वासनी देवी, डाकोरी देवी जैसी महिलाओं ने क्रांतिकारियों की मदद के साथ उन्हें संदेश व हथियार पहुंचाने के काम भी किए। इसी कारण विद्वान गेरालाइडिन्स फॉर्ब ने यह तर्क दिया कि इस आंदोलन के दौरान एक नए तरह की नारीवादी राजनीतिक भूमिका प्रचलन में आ गई थी। महिलाएं हथियार छुपाकर रखती थी, भगोड़ों को शरण देती थी तथा पुरुषों को प्रोत्साहित करती थी। इस तरह घरेलू भूमिका इन विध्वंसक तथा क्रांतिकारी गतिविधियों को संरक्षण प्रदान करती थी। पारिवारिक दायरे में रहते हुए महिलाएं आंदोलन में भागीदार बनने लगी। उदाहरण के लिए जब भूपेंद्र नाथ दत्त को राजद्रोही लेख लिखने के कारण सजा हुई तो लगभग 500 महिलाओं ने उनके घर जाकर उनकी मां भुवनेश्वरी देवी को बधाई दी। स्वदेशी आंदोलन के बाद स्त्रियों की राजनीतिक गतिविधियों में काफ़ी वृद्धि हुई। एनी बेसेंट ने महिला संघों तथा होम रूल आंदोलन के जरिए 1914 में भारतीय राजनीति में प्रवेश किया तथा स्वतंत्रता संघर्ष को तेज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह 1917 में भारतीय महिला संघ की पहली अध्यक्ष बनी, जो महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों की मांगों को आगे बढ़ाने का कार्य करता था। इसी समय एक अन्य प्रतिभाशाली महिला सरोजनी नायडू का आगमन हुआ, जिन्होंने आते ही स्त्रियों के लिए मताधिकार की मांग उठाया। गांधीवादी राष्ट्रीय आंदोलन। मोहनदास करमचंद गांधी, जो दक्षिण अफ्रीकी संघर्ष में अपनी भूमिका से प्रसिद्ध हो चुके थे, 1915 में भारत में लौटे। इनके समय होने वाले आंदोलन जन आंदोलन में बदल गए, जिसमें महिलाओं की भी सक्रिय भूमिका थी। विद्वान शेखर बंदोपाध्याय गांधीवादी आंदोलन में महिलाओं की सहभागिता पर कहते हैं कि आदर्श भारतीय नारी की धारणा पेश करते हुए गांधी जी ने स्त्रियों की यौनावृत्ति को नकारात्मक मातृत्व की बजाय बहनत्व को ध्यान का केंद्र बनाया। स्त्रियां जो स्वार्थहीन बलिदान दे सकती थी, उसकी शक्ति का अनुभव उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ही कर लिया था और उसे राष्ट्र की सेवा में लगाने का फैसला किया था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 में ब्रिटेन ने रॉलेट कानून पारित किया, जो जन प्रदर्शन पर रोक लगाने के साथ नागरिक स्वतंत्रताओं का हनन करने वाला था। इस कानून का विरोध करने के लिए गांधी ने महिलाओं का सहयोग लिया। 6 अप्रैल को सभी वर्गों व समुदाय की महिलाओं को इस कानून के विरोध में सत्याग्रह में शामिल होने को कहा। राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल करने के लिए गांधी जी ने महिलाओं को विश्वास दिलाया कि इन गतिविधियों से उनके परिवार के सम्मान, गरिमा को कोई नुकसान नहीं होगा। विद्वान सुचेता कृपलानी के अनुसार गांधी जी ने न केवल महिलाओं में बल्कि महिलाओं के संरक्षकों, पति, पिता, भाई में भी एक विश्वास जागृत किया। जब महिलाएं घर से बाहर राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेती थी तो उनके परिवार वालों को विश्वास होता था कि वह सुरक्षित होगी। असहयोग आंदोलन और महिलाएं। सितंबर 1920 में कांग्रेस ने गांधी जी के प्रस्तावित असहयोग कार्यक्रम को मंजूरी दे दी। यह निर्णय हुआ कि ब्रिटिशों के विभिन्न कुकृत्यों के कारण तथा स्वराज की स्थापना होने तक सरकार से असहयोग किया जाए। सरकारी शिक्षण संस्थाओं, न्यायालयों, विधानमंडलों, विदेशी वस्त्र, सरकार द्वारा दी गई उपाधियों का बहिष्कार व त्याग करे। गांधी जी ने महिलाओं को इस कार्यक्रम में एक बड़ी भूमिका दी, जिससे यह आंदोलन एक बड़ा जन आंदोलन बन गया। गांधी ने ब्रिटिश शासन को रावण राज्य का दर्जा देते हुए कहा कि सीता ने कभी भी रावण के साथ सहयोग नहीं किया था, इसलिए भारतीय जनता को भी इस राक्षसी सरकार के साथ बिल्कुल सहयोग नहीं करना चाहिए। राम राज्य केवल तभी आ सकता है जब महिलाएं निष्ठावान, साहसी सीता जैसी बनेगी तथा पुरुषों के साथ एकीकृत रूप से आगे बढ़ते हुए इस अनैतिक शासन के खिलाफ लड़ेंगी। गांधी जी ने महिलाओं पर स्वदेशी को लोकप्रिय बनाने का उत्तरदायित्व डाला। महिलाओं से स्वदेशी अपनाने तथा स्वदेशी बनाने के लक्ष्य को पाने के लिए चरखे के प्रयोग का संदेश दिया। इसलिए खादी व चरखे के प्रचार प्रसार में स्त्रियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खादी को बनाने से महिलाओं को संयोगवश आमदनी भी होने लगी। पुरुष भी इस कार्य में उनको महत्व देने लगे। गांधी ने सभी को यह विश्वास दिलाया कि असहयोग आंदोलन की सफलता स्वदेशी अपनाने व
विदेशी के बहिष्कार पर टिकी है। अतः औरतों की समान सहभागिता अति आवश्यक है। गांधी जी के इन प्रयासों से असहयोग आंदोलन में देश के भिन्न भिन्न भागों में महिलाओं ने प्रदर्शनों में भाग लिया। खादी व चरखे के प्रयोग को अपनाया गया। कुछ एक महिलाओं ने सरकारी विद्यालयों व महाविद्यालयों को छोड़ दिया। महिलाओं ने अब स्वदेशी खादी व बहिष्कार आंदोलन से आगे निकलकर सक्रिय भूमिका निभानी शुरू कर दी। नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन का स्त्रियों ने अपने जोरदार प्रदर्शन से उनका स्वागत किया। उससे पहले अगस्त में बंगाली कांग्रेस नेता चित्तरंजन दास की विधवा बहन ने महिलाओं के समूह को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाएं अपने देश की सेवा करने के लिए अपने घरों को छोड़ने के लिए तैयार रहे। दिसंबर 1921 में चित्तरंजन दास की पत्नी बसंती डे, बहन उर्मिला देवी तथा भतीजी सुनीता डे ने कलकत्ता में इस आंदोलन के समर्थन में खुलेआम आक्रोशी प्रदर्शन करते हुए अपनी गिरफ्तारियां दी। इस कदम से लोग हैरान थे। वहीं कलकत्ता में आंदोलन तेजी से आगे बढ़ रहा था, जहां महिलाएं खादी बेचकर, शराब की दुकानों पर धरना प्रदर्शन कर, गिरफ्तारियां देकर, असहयोग करके, कानून न मानकर, जेल जाकर, पुलिस की लाठियां खाकर भी असहयोग आंदोलन में भाग ले रही थी। गांधी जगह जगह घूमकर महिलाओं को ब्रिटिश सरकार के अनुचित कानूनों का विरोध करने के लिए भी प्रेरित कर रहे थे। सिर्फ हिंदू महिलाएं ही नहीं, मुस्लिम महिलाएं भी धीरे धीरे असहयोग आंदोलन से तेजी से जुड़ रही थी। खिलाफत आंदोलन को गांधी ने समर्थन दिया, जिससे शौकत अली व मोहम्मद अली माँ बी अम्मा ने ऑल इंडिया लेडीज़ कॉन्फ्रेंस में 6000 महिलाओं के आगे भाषण दिया तथा कहा कि यदि पुरुष गिरफ्तार हो गए तो महिलाएं धरना प्रदर्शन करें तथा झंडे को लहराती रहे। बी अम्मा ने अपनी पूरी जिंदगी पर्दे में गुजारी थी, परंतु सभाओं में उन्होंने बुर्का उठाया तथा अपनी बात रखी। देशभक्ति की भावनाओं ने सभी को ओतप्रोत किया। मुस्लिम महिलाओं के लिए यह बहुत बड़ी बात थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन और महिलाएं। असहयोग आंदोलन के बाद महिला संबंधी दृष्टिकोणों में परिवर्तन आया। यह संदेश दिया गया कि जब तक भारत में स्त्रियां पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे नहीं बढ़ेगी, तब तक भारत की मुक्ति संभव नहीं है और यह मुक्ति राजनीतिक के साथ साथ आर्थिक व आध्यात्मिक मुक्ति भी होगी। साइमन कमीशन के विरोध में तथा 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा के साथ ही नागरिक अवज्ञा आंदोलन छेड़ने की तैयारी शुरू हो गई थी। 1930 में इस आंदोलन की शुरुआत से ही महिलाओं की सहभागिता 1920 के असहयोग आंदोलन की तुलना में अत्यधिक सकारात्मक व हैरान करने वाली रही। 12 मार्च 1930 को गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। साबरमती आश्रम से चलते हुए वह नमक कानून को तोड़ने के लिए गुजरात के समुद्र तट पर स्थित दांडी गांव पहुंचे। जब आंदोलन रफ्तार पकड़ने लगा, तब हजारों स्त्रियों ने नमक बनाकर तथा उसे बेचकर नमक कानून तोड़ा। गांधी जी की नमक कानून के पीछे मूल भावना यह थी कि नमक जीवन के लिए अनिवार्य है और हर महिला इसे खरीदती व प्रयोग करती है। अतः नमक कानून के उल्लंघन से ब्रिटिशों की अवज्ञा कर भारतीय महिलाओं द्वारा रोजाना जिंदगी में स्वतंत्रता की घोषणा करने का एक तरीका होगा। इस कार्य से रसोई घर राष्ट्र से तथा घरेलू क्षेत्र सार्वजनिक और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ जाएगा। इसमें हर वर्ग, हर समुदाय की महिला ने अपनी भूमिका निभाई। अब भी शहरी मध्य वर्गीय अभिजन स्त्रियां, जिनमें सरोजनी नायडू, कमला देवी चट्टोपाध्याय, एनी बेसेंट, मार्गरेट कॉसिन्स आदि इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा रही थी। साथ ही इस आंदोलन में आम ग्रामीण महिलाएं भी हजारों की संख्या में शामिल हुई। बॉम्बे में यह आंदोलन सर्वाधिक संगठित व प्रभावकारी था। वहां पर भी हजारों महिलाओं ने नमक कानून तोड़ा, धरना प्रदर्शन किए। सरोजनी नायडू ने इस आंदोलन में अत्यंत प्रभावी भूमिका निभाई। वह धरसना नमक डिब्बों पर छापा डालने के लिए नामित हुई। प्रदर्शन करते हुए गिरफ्तार भी हुई, परंतु कमजोर नहीं पड़ी। वह हजारों महिला आंदोलनकारियों को प्रेरणा देती रही। इसी तरह कमला देवी चट्टोपाध्याय, अवंतिका बाई गोखले ने भी नमक बनाकर इस आंदोलन में भागीदारी की। बंगाल में आंदोलन का प्रदर्शन काफ़ी उग्र था। राष्ट्रीय महिला संघ जैसे संगठनों ने नमक तोड़कर अपनी भागीदारी दर्ज करा दी, परंतु सामान्य धरना प्रदर्शनों के अलावा महिलाओं ने क्रांतिकारी गतिविधियों में भी हिस्सा लिया।
जैसे बीना दास ने गवर्नर पर गोली चलाई तो शांति व सुनीता नामक लड़कियों ने मजिस्ट्रेट स्टीवंस की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं नागालैंड की रानी गैडी नल्यू 13 वर्ष की वीरांगना थी जिसने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया और पकड़े जाने पर अपना संपूर्ण यौवन काल जेल में बिताया। मद्रास में यह आंदोलन काफ़ी सीमित था। गुजरात में भी आंदोलन की प्रगति ठीक ठाक थी। दादा भाई नौरोजी की पोती खुशेद बेन ने भी आंदोलन में भाग लिया। हजारों महिला छात्रों, शिक्षकों, सामान्य गृहिणियों ने धरने प्रदर्शन कर जुलूस निकाले। उत्तर भारत में भी इस आंदोलन की धूम रही। दिल्ली में भी सैकड़ों महिलाएं सरकार से सहयोग न करके व आज्ञा का पालन न करने के कारण गिरफ्तार कर ली गई। सत्यवती देवी जो स्वामी श्रद्धानंद की पोती थी की भूमिका दिल्ली में महत्वपूर्ण रही। इलाहाबाद में नेहरू परिवार की महिलाओं स्वरूप रानी नेहरू, विजय लक्ष्मी पंडित, कमला नेहरू ने सार्वजनिक भाषण दिए व घर घर जाकर महिलाओं से आंदोलन में जुड़ने की बात कही। पंजाब, बिहार, लाहौर में भी ऐसे ही उदाहरणों के समान स्थितियां मौजूद थी। अतः महिलाएं व्यापक रूप से आंदोलन से जुड़ी हुई थी। अपनी सहभागिता द्वारा इस आंदोलन को सफल बनाने का भरसक प्रयास किया, जिसका प्रमाण यह था कि शराब व विदेशी वस्तुओं की दुकानों पर धरने प्रदर्शन करते हुए नमक कानून तोड़ते हुए इस आंदोलन में लगभग 80,000 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हुई, जिसमें से 17,000 सिर्फ महिलाएं ही थीं। महिलाओं की यह सहभागिता भारतीय समाज में परिवर्तन का संकेत थी, क्योंकि अब पढ़ी लिखी मध्यम वर्गीय महिलाएं ही नहीं, आम महिलाएं आंदोलन में भाग ले रही थी। लचीली पितृसत्ता उन्हें जब जिस तरह का स्थान प्रदान कर रही थी वह उसका ही उचित ढंग से प्रयोग कर रही थी। हालांकि इस बात के प्रमाण भी मौजूद है कि वह अपने पिता की अनुमति से ही आंदोलन में भाग ले रही थी, परंतु जैसा लीला कस्तूरी तथा वीणा मजुमदार कहती हैं कि यह बात लगभग असंभव लगती है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में सचमुच भाग लेने वाली स्त्रियों ने पहले से ही अपने संरक्षकों से आज्ञा ली होगी। यदि ली भी होगी तो इस बात के भी प्रमाण उपलब्ध है कि एक बार तैयार होने के बाद महिलाएं अपने अनुसार आगे बढ़ती रही। उन्होंने अपने संरक्षकों, नेताओं, यहाँ तक कि गांधी के आदेशों का भी कई बार उल्लंघन किया जो उनको रोकने का कार्य करते थे। भारत छोड़ो आंदोलन व महिलाएं। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 में हो गई, जिसमें ब्रिटिशों ने भारत को भी शामिल कर लिया। भारतीय नेताओं ने, खासकर नेहरू गांधी ने मांग की कि वह युद्ध में ब्रिटिशों का साथ तभी देंगे जब भारत को स्वाधीन देश घोषित किया जाए, परंतु ब्रिटिश सरकार ने इस मांग को नहीं माना। इसलिए कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दिलवा दिया तथा अक्टूबर 1940 में गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। इसमें शामिल होने वाली महिलाओं में सुचेता कृपलानी सबसे आगे थी। ब्रिटिश शासन ने बड़ी मात्रा में पुरुषों व महिलाओं को जेल भेजना शुरू कर दिया। धीरे धीरे कांग्रेस को लगने लगा कि स्वाधीनता की मांग मनवाने के लिए महत्वपूर्ण व सक्रिय कार्य किए जाएं। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो कार्यक्रम की शुरुआत की गई और गांधी जी के नेतृत्व में जन आंदोलन को चलाया गया। भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं को भारतीय स्वतंत्रता का अनुशासित सिपाही माना गया। गांधी जी ने पिछले आंदोलन की तरह नमक बनाने, विद्यालय महाविद्यालय का बहिष्कार, विदेशी व शराब की दुकानें घेरने तथा सरकार को कर नहीं देने का आह्वान किया। इन सभी कार्यों में पहले भी महिलाएं व्यापक रूप से शामिल थी और अब भी उनसे यही अपेक्षा की जा रही थी। गांधी जी ने इस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया, इसलिए महिलाओं से भी उनकी पूरी भागीदारी पर जोर दिया गया। परंतु आंदोलन शुरू होते ही गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। तब नेतृत्वहीन आंदोलन को चलाने की जिम्मेदारी महिलाओं ने अपने ऊपर ले ली। इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन में स्त्रियों की सक्रियता सबसे अधिक व स्पष्ट रही। महिलाओं ने व्यापक स्तर पर धरने प्रदर्शन किए, हड़तालें की, सभाएं की। विद्यार्थियों ने शिक्षण संस्थानों को छोड़ दिया तथा कानून तोड़े। इन महिलाओं में से कुछ प्रमुख रही। इसमें असम की कबकलता बरुआ, सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, पद्मजा नायडू, उषा मेहता, अरुणा आसफ अली प्रमुख थी। उषा मेहता ने उस समय रेडियो की स्थापना की।
जब सरकार ने सभी संचार माध्यमों पर रोक लगा दी थी। इनकी आवाज़ को देशभक्ति के स्वतंत्रता की आवाज़ कहा जाता था। 1942 में अरुणा आसफ अली भूमिगत क्रांतिकारी आंदोलन की प्रमुख नेता बन गई थी। 1941 में व्यक्तिगत सत्याग्रह में अरुणा आसफ अली को अपनी गतिविधियों के कारण गिरफ्तार किया गया और जल्द ही छोड़ भी दिया गया। दूसरी ओर सुचेता कृपलानी ने अहिंसक माध्यमों से कार्य किया। आंदोलन का भी नेतृत्व करते हुए उसे काफ़ी आगे ले गई। उस दौर की महिलाएं अरुणा आसफ अली व सुचेता कृपलानी दोनों से प्रेरणा ले रही थी। इस तरह आंदोलन में महिलाएं उग्र व अहिंसक दोनों तरीकों का प्रयोग करती हुई आगे बढ़ती गई। क्रांतिकारी और कम्युनिस्ट आंदोलन में महिलाएं भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में जहां महिलाओं ने असहयोग, सविनय अवज्ञा व भारत छोड़े जैसे गांधीवादी जन आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया, वहीं दूसरी ओर काफ़ी संख्या में महिलाएं क्रांतिकारी आंदोलन से भी जुड़ी, जो गांधी की भूमिका की प्रशंसा तो करती थी, परंतु वह अहिंसा के तरीकों को स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु पर्याप्त नहीं मानती थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में स्वयं इस तरह के विचार उत्पन्न हो गए थे कि नरमपंथियों की कार्य पद्धतियों से स्वतंत्रता प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए तत्कालीन राजनीति में गर्म पंथ का उदय हुआ। प्रमुख क्रांतिकारी महिलाओं में दुर्गा भाभी, लाडो रानी जुत्सी, अरुणा आसफ अली, उषा मेहता शामिल थी। राष्ट्रीय आंदोलन के शुरुआती दौर अर्थात स्वदेशी आंदोलन में महिलाओं का कार्य काफ़ी सीमित था, जैसे क्रांतिकारियों को छिपाना, उनके लिए पैसे इकट्ठा करना, हथियारों को छिपाकर रखना, विस्फोटक बम को बनाना आदि। परंतु जल्द ही वह क्रांतिकारियों द्वारा प्रत्यक्ष गतिविधियों में शामिल कर ली गई। ब्रिटिशों के विरुद्ध संघर्ष में महिला क्रांतिकारिता का पहला प्रत्यक्ष उदाहरण 1928 में मिला, जब सुभाष चंद्र बोस के कहने पर लतिका घोष ने महिला राष्ट्रीय संघ शुरू किया। कलकत्ता में हो रहे कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस द्वारा कर्नल लतिका घोष के नेतृत्व में वुमेन वॉलंटियर कॉर्प्स संगठित की। इसमें 128 महिला स्वयंसेवकों ने सैनिक वर्दी में परेड की। अप्रैल 1930 में चोटाग्राम युवा विद्रोह से महिला विद्रोहियों को मुख्य धारा में ला खड़ा किया। बंगाल में इसका प्रभाव काफ़ी दिखाई पड़ा, जहां फैज निसा गर्ल्स स्कूल की शांति घोष तथा सुनीता चौधरी नामक लड़कियों ने कोमिला के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट स्टीवेंस की हत्या दिसंबर 1931 में कर दी। बीना दास, जो एक छात्रा थी, ने फरवरी 1932 में बंगाल के गवर्नर पर गोली चलाई। कल्पना दत्ता ने सूर्य सेन की कई उग्रवादी योजनाओं में हिस्सा लिया, जो 5 मई 1931 को चिट्टागोंग डायनामाइट षड्यंत्र से शुरू हुई, जो लगभग 2 साल तक चलती रही। वहीं उजाला मजुमदार ने बंगाल के गवर्नर की 1934 को दार्जिलिंग में हत्या करवाने में सहायता की और बाद में सजा भी काटी। इसी समय महिलाएं कम्युनिस्ट आंदोलन, सामंतवाद विरोधी आंदोलन में भी शामिल हुई। 1930 के दशक के उत्तरार्ध में कई कम्युनिस्ट महिलाएं नारीवादी क्षेत्र में आई। उषाबाई डांगे जैसी कम्युनिस्ट महिलाओं ने मुंबई में सूती वस्त्र में लगी हुई श्रमिक महिलाओं को संगठित किया। ऐसा पहली बार हुआ जब राजनीतिक बंदियों की रिहाई के लिए 1939 में देशव्यापी अभियान में कम्युनिस्ट और राष्ट्रवादी महिलाओं ने एक साथ काम किया। बंगाल में ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस, उग्रवादी महिला संघ, युगांतर और भूमिगत कम्युनिस्ट इसमें शामिल थे। जल्द ही विदेशी सरकार के खिलाफ जनाक्रोश बढ़ने लगा। छात्राओं ने विदेशी हुकूमत व युद्ध दोनों का विरोध किया। 1940 तक ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन बन चुका था, जो वामपंथ का समर्थन करता था। इसमें जल्द ही अनेक छात्राएं शामिल हुई। 1941 में दिल्ली में लगभग 20,000 छात्राओं ने जुलूस निकाला, जिनमें कई वामपंथी महिलाएं शामिल थीं। छात्राओं की सहभागिता बढ़ती जा रही थी, इसलिए ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने छात्राओं की एक अलग समिति बनाई, जिसमें 1941 तक 50,000 से अधिक छात्राएं थीं। स्वतंत्रता आंदोलन का संपूर्ण इतिहास हमारे देश की सैकड़ों हजारों महिलाओं के साहस, त्याग, बलिदान से भरा हुआ है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य यह रहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन पर लिखी गई अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तकें, लेख आदि महिलाओं द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में निभाई गई सहभागिता के महत्व को समझाने में असफल साबित होते हैं।
ऐसे होने का कारण इतिहास लेखन का पक्षपाती दृष्टिकोण है, परंतु 1960 के दशक से अनेक शोधों द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि स्वतंत्रता संघर्ष के राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं ने सक्रिय सहभागिता का परिचय दिया। साथ ही कुछ शोध प्रबंधों ने इस ओर भी ध्यान दिलाया है कि राष्ट्रीय आंदोलन में सहभागिता और नेतृत्व करने वाली प्रमुख महिलाएं अभिजात वर्ग तथा उच्च वर्ग से थी। पिछड़े व दलित वर्ग की महिलाएं उस समय भी आंदोलन से जुड़ी थी, परंतु उनके योगदान को उचित मान्यता नहीं मिल पाई। अभिजात वर्ग की महिलाओं को ही इस आंदोलन में भागीदारी निभाने के लिए याद किया जाता है। इतिहास में उन सामान्य महिलाओं का नाम भी दर्ज नहीं है जिन्होंने इस आंदोलन के लिए परिवार व समाज की विचारधारा के खिलाफ जाकर अपने राष्ट्र के स्वतंत्रता संघर्ष में अपनी भागीदारी दर्ज की। उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाओं ने देशभक्ति व विदेशी शासन से मुक्ति के भाव से ओतप्रोत राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह शानदार रूप से किया। घरेलू व सार्वजनिक जीवन की जिम्मेदारियों को एक साथ निभाने में वह पीछे नहीं हटी। महिलाओं के संरक्षक समझे जाने वाले पुरुषों ने भी उन्हें सार्वजनिक जीवन की गतिविधियों में भाग लेने से नहीं रोका, बल्कि वह उनसे प्रेरणा ही प्राप्त करते रहे। सरला देवी चौधरानी, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी जैसी महिलाओं ने राजनीतिक मुक्ति के लिए संघर्ष के साथ साथ मताधिकार, समान अधिकार, चुनावी राजनीति में महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण भूमिका के लिए भी वह अत्यधिक संघर्ष करती रही। औपनिवेशिक भारत में महिला प्रश्नों को उस तरह की तवज्जो नहीं मिली जो उसे मिलनी चाहिए थी। राष्ट्रवादियों की अपनी स्वार्थी चालों के कारण बहुत ही कम महिलाओं में जागरूकता आ पाई, परंतु जितनी भी आई वह जागरूकता आई उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के हर साधन में सक्रियता से भाग लिया, स्वयं को नए भारत के निर्माण से जोड़ा। परिवार व देश का सम्मान महिलाओं को अपने मौलिक अधिकारों से ज़्यादा बड़ा दिखाई दिया। वह पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय स्वतंत्रता के सपने को अपनी आंखों में संजोए आगे बढ़ रही थी। हिंसा व अहिंसा दोनों माध्यमों को वह अपना रही थी, लेकिन फिर भी इस आंदोलन की मूल प्रकृति अभिजन पुरुषवादी ही रही और महिलाएं सीमित रूप से ही अपनी भागीदारी दर्ज करा पाईं। क्रांतिकारी व कम्युनिस्ट आंदोलन में भी पितृसत्ता का थोड़ा कम परंतु स्पष्ट प्रभाव था। छात्राओं व महिलाओं की भूमिका इसमें भी काफ़ी अच्छी थी। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी समाप्त हुआ और लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और इसे देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।